Class 11th, as you know that yesterday we have started with a new chapter, that is chapter number 11, conic sections. ठीक है. So last video lesson में मैंने आपको एक वीडियो शेयर की थी, मतलब एक एनिमेटेड वीडियो थी. कॉनिक सेक्शन के बारे में बताया था कि कॉनिक सेक्शंस कहाँ से आए, कैसे बने, उनके बारे में बताया था उन्होंने. दैट इज़ वीडियो इज़ अ वेरी गुड, मतलब बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया था उसमें. पर फिर भी मैं आपको सारा कुछ जो एक्सप्लेन किया था एक बार दोबारा बता रही हूँ. ठीक है. देखो, सबसे पहले कॉनिक सेक्शन बनते कहाँ से, सेक्शन ऑफ कोन. एक हमने एक फिक्स्ड लाइन ली. ठीक है. लेट एल इज़ अ फिक्स्ड लाइन. ठीक है. एल क्या है, इसको दिस इज़ अनदर लाइन, एम ले लेते हैं इसको बोलते हैं जनरेटर. जनरेटर का क्या मतलब है कि ये लाइन जो है इस तरीके से रोटेट कर रही है. वो रोटेशन वाला जो प्रोसेस है आपको वीडियो में बड़ा अच्छा एक्सप्लेन करके दिखाया गया था. कि सोचो कि ये सपोज करना पड़ेगा आपको थोड़ा सा, ये दिस इज़ अ फिक्स्ड लाइन और ये लाइन जो है इस तरीके से रोटेट कर रही है, इस लाइन के अराउंड रोटेट कर रही है. ठीक है. अगर वो रोटेट करेगी, और सबसे पहले तो ये फिक्स्ड लाइन, और दिस इज़ कॉल्ड अ जनरेटर, दिस इज़ कॉल्ड एक्सिस. फिक्स्ड लाइन को बोलते हैं एक्सिस, और जो रोटेट कर रही होती है उसको बोलते हैं एक्सिस. ओके. एंड जिस पॉइंट पे वो कट कर रहे हैं, दिस इज सेंटर पॉइंट, इट इज़ कॉल्ड अ वर्टेक्स. इट इज़ कॉल्ड अ वर्टेक्स. और एक्सिस और जनरेटर में जो एंगल बन रहा है दैट इज़ अल्फा एंगल अल्फा. ओके. और जब ये रोटेट करेंगे तो देखो स्टूडेंट्स, कुछ इस टाइप के कोन्स क्रिएट हो जाएंगे हमारे पास. ये पूरा रोटेशन वाला प्रोसेस कल वीडियो में उसने एक्सप्लेन किया हुआ था. ठीक है. इस टाइप के डबल कोन कि ये ऐसे रोटेट हुआ और डबल कोन हमारे पास क्रिएट हो गए. ठीक है. ऊपर भी कोन है, नीचे भी कोन है, 2 कोन्स आर क्रिएटेड. एंड ऊपर वाले कोन को हम बोलते हैं अपर नैप एंड दिस इज कॉल्ड अ लोअर नैप. ओके. एंड फिक्स्ड एक्सिस इज, फिक्स्ड लाइन इज कॉल्ड एक्सिस. दिस इज कॉल्ड जो रोटेट कर रहा है, जो लाइन रोटेट कर रही है, दैट इज कॉल्ड अ जनरेटर. ठीक है. उसको हम एम के साथ डिनोट करते हैं. एंड अल्फा इज द एंगल विच इज बिटवीन द एक्सिस एंड अ जनरेटर, मतलब इसको बोलते हैं वर्टेक्स एंगल बोलते हैं. अल्फा इज कॉल्ड अ वर्टेक्स एंगल. ठीक है जी. एंड सेंटर दिस पॉइंट इज कॉल्ड अ वर्टेक्स ऑल्सो. ठीक है. अब इसमें क्या था, दे दो कोन्स क्रिएट हो गए हमारे पास. वी आर टॉकिंग अबाउट द कॉनिक सेक्शंस, है ना. तो अब कॉनिक सेक्शंस किस तरीके से क्रिएट हुए थे, हमने क्या किया, एक प्लेन लिया. ठीक है. प्लेन के बारे में आपने 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में पढ़ा हुआ है. ठीक है. इस तरीके का एक प्लेन लिया. ठीक है. उस प्लेन को कोन के साथ कट करवाया. ठीक है. जब वो कट किया, इंटरसेक्ट किया, तो जिस जिस एंगल पे वो कट किया उसी एंगल के अकॉर्डिंगली हमारे पास 4 डिफरेंट टाइप की शेप्स क्रिएट होगी. ठीक है. देखो, अगर तो ये प्लेन जो है जब इस कोन के साथ अपर नैप पे कट कर सकता है या लोअर नैप पे कट कर सकता है. ठीक है. ये भी हो सकता है कि दोनों साइड पे कट कर जाए. ठीक है. वो पूरा वीडियो में इसमें एक्सप्लेन किया हुआ था. देखो, अगर जो प्लेन अगर इस नैप को कट करता है और जिस एंगल पे कट करता है उसको हम बोलते हैं बीटा. ठीक है. सो बीटा इज द इंटरसेक्टिंग एंगल बाय द प्लेन, कि प्लेन ने इस नैप को किस एंगल पे कट किया, वो एंगल हम बीटा लेते हैं. ठीक है. और अल्फा एंगल क्या होता है, जो इसका वर्टेक्स एंगल होता है, जनरली जो इसका वर्टेक्स एंगल होता है. ठीक है. वो सेम ही रहेगा वर्टेक्स वाला एंगल. ये बीटा जो है वो हर बार चेंज होता रहेगा, कि कभी ये यहाँ पे कट करेगा, कभी नीचे कट कर सकता है, किसी भी पोजीशन पे वो प्लेन कट कर सकता है. ठीक है. इस तरीके से. तो दिस इज़ द थिंग. और मैंने आपको बताया कि जिस टाइप पे प्लेन जिस तरीके से इस अपर एंड लोअर नैप को कट करेगा, हमारे पास डिफरेंट काइंड ऑफ शेप्स जो है, डिफरेंट काइंड ऑफ कॉनिक सेक्शंस जो है वो क्रिएट हो जाएंगे. अब वो देखते हैं, स्टडी करते हैं उन कॉनिक सेक्शंस के बारे में. देखो इन द नेक्स्ट पेज, देखो नेक्स्ट कॉनिक सेक्शंस बने हुए हैं आपके यहाँ पे. देखो इस तरीके का कोन है बना हुआ है. ठीक है. दिस इज़ योर वर्टेक्स एंगल. ये ब्लू कलर का जो है ना, दिस इज़ अ प्लेन. ठीक है. तो वो अगर कहते हैं कि अगर तो प्लेन जो है ना आपका बिल्कुल इस नैप को, अपर नैप को, कोन को राइट एंगल मतलब 90 डिग्री पे कट करे. ठीक है ना. देखो ये बिल्कुल स्ट्रेट लिखा हुआ लगा हुआ ना, 90 डिग्री आपको नज़र आ रहा है ना. दिस इज़ मतलब ये इस तरीके से है, और ये जो प्लेन है उसके 90 डिग्री एंगल पे है. ठीक है ना. इसका मतलब अगर बीटा का एंगल, इफ बीटा वाला जो एंगल है, इंटरसेक्टिंग एंगल, अगर तो वो 90 डिग्री है, तो देखो स्टूडेंट्स, ये जो यहाँ पे जो शेप क्रिएट हो रही है, ये वाली शेप क्रिएट हो रही है. ठीक है. दिस इज कॉल्ड व्हाट, सर्कल. तो यहाँ पे क्या अंदर शेप क्रिएट हो रही है, सर्कल बनी. मतलब ये कोन का एक पार्ट हो गया ना, कोन का एक पार्ट होगा विच इज कॉल्ड अ कॉनिक सेक्शन. तो सर्कल इज वन ऑफ द कॉनिक सेक्शन ऑफ दिस कोन. ठीक है ना. एक पार्ट है, कोन का एक पार्ट कट हो गया, उसको बोल देंगे सर्कल. ठीक है. इसी तरीके से अगर जो बीटा वाला जो एंगल है स्टूडेंट्स, ठीक है, अगर वो अल्फा वाले एंगल से कम हो जाए, यानी कि कहने का मतलब है
और वो 90 भी ना हो, 90 के इक्वल भी आ सकता है, ठीक है, 90 से लेस हो या 90 के इक्वल हो। यानी कि ये देखो वर्टेक्स एंगल है अल्फ़ा, वो तो फिक्स रहेगा, ठीक है, वो जितना एक्सिस के साथ एंगल बन रहा है वो फिक्स रहेगा। अगर तो प्लेन कुछ इस तरीके से कट करे कोन को कि बीटा वाला जो एंगल है वो अल्फ़ा वाले एंगल से कम हो जाए, ठीक है ना, मतलब ये एंगल कम है, ये एंगल ज़्यादा है, मतलब कि जैसे आप मान लो लेट अस सपोज कि अल्फ़ा वाला एंगल मेरा है 50 डिग्री है, ठीक है, तो बीटा वाला एंगल जो है ना वो 70 डिग्री पे कट करे, ठीक है, यानी कि इंटरसेक्टिंग एंगल शुड बी ग्रेटर दैन द वर्टेक्स एंगल, ठीक है ना, तभी अगर ये 70 डिग्री होगा ये 50 डिग्री हो जाएगा। इस तरीके से अगर इंटरसेक्टिंग एंगल्स वर्टेक्स एंगल से बड़ा है तो कौन सी शेप क्रिएट होगी, यहाँ पे शेप जो क्रिएट होगी दैट इज कॉल्ड अ इलिप्स, ठीक है, इलिप्स। इलिप्स की बच्चे शेप कुछ इस तरीके से होती है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, ये कुछ ओवल टाइप की इस तरीके की शेप होती है, ओवल टाइप की, ठीक है, दिस इज द इलिप्स। इन सारी शेप्स के बारे में हम स्टडी करेंगे, उनका पूरा डिटेल पढ़ेंगे एक एक्सरसाइज में, ठीक है, बट यहाँ पे आपको ये कंडीशन याद रखने की ज़रूरत है कि अगर बीटा 90 है तो कौन सी शेप बन रही है, सर्कल। अगर बीटा जो है अल्फ़ा से ग्रेटर है, मतलब वर्टेक्स एंगल से ज़्यादा है यहाँ पे, ठीक है, तो कौन सी शेप बन रही है, इलिप्स बन रही है। ओके, सो नेक्स्ट इज दी, देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या है, अल्फ़ा वाला एंगल जो है ना वो ये जो प्लेन है, प्लेन ने कोन को इस तरीके से कट किया कि अल्फ़ा वाला एंगल जो है वो बीटा वाले एंगल के सेम हो गया, यानी कि वर्टेक्स एंगल, ठीक है, वर्टेक्स एंगल किसके इक्वल आ गया मेरे पास, इंटरसेक्टिंग एंगल्स, ठीक है, इंटरसेक्टिंग एंगल के इक्वल आ गए। अगर वो इक्वल आ जाए तो कौन सी शेप बनती है मेरे पास बच्चे, पैराबोला, ठीक है, पैराबोला शेप बनती है। पैराबोला वाली शेप जो है ना वो किस तरीके से होती है, इस टाइप की, ऐसे भी बन सकता है, ऐसे भी बन सकता है, ऊपर वाली शेप में भी बन सकता है, नीचे भी बन सकता है, ऐसे भी बन सकता है, ठीक है ना, ठीक है, पर एक ही बनेगा, मतलब ये ऐसे चारों नहीं बनेंगे, मैंने आपको बना के दिखा दी है, ठीक है, इस टाइप का बनेगा, एक ही बनेगा, या ऐसे बनेगा, या ऊपर बन जाएगा, या नीचे बनेगा, ठीक है, और यहाँ फिर इधर वाली साइड ऐसे बनेगा। तो दिस इज़ द शेप ऑफ दी पैराबोला। ओके, सो नेक्स्ट वन इज दी, अगर ये वाला देखो स्टूडेंट्स, अगर तो कुछ प्लेन इस तरीके से कट करे, इस तरीके से कट करे, यानी कि ये ऊपर वाली नैप को भी कट कर रहा है, नीचे वाली अपर नैप और लोअर नैप दोनों को कट कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, देखो बाकी सारे अगर हमने फिगर्स को स्टडी किया वो ऊपर वाली नैप को कट कर रहा है, यहाँ पे दोनों नैप्स को कट कर रहा है, ऊपर वाली नैप को और नीचे वाली नैप को भी कट कर रहा है। ओके, तो इन दिस वे अगर तो हमारे पास जो बीटा वाला मतलब कि यानी कि इंटरसेक्टिंग वाला एंगल जो है वो अल्फ़ा से कम आ जाए, ठीक है ना, यहाँ पे क्या था, इंटरसेक्टिंग एंगल जो था वो वर्टेक्स एंगल से बड़ा था, ग्रेटर था, यानी कि ऐसे था ना, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकती हूँ ना, ठीक है ना, वो इंटरसेक्टिंग एंगल शुड ग्रेटर है, तो यहाँ पर कौन सा फिगर क्रिएट हो रहा है, इलिप्स क्रिएट हो रहा है। अगर यहाँ पर इंटरसेक्टिंग एंगल जो है वो वर्टेक्स एंगल से कम है तो कौन सा फिगर क्रिएट हो रहा है, ये मेरे पास बनेगा हाइपरबोला, दिस इज हाइपरबोला, एंड इसकी शेप होती है इस तरीके से कुछ जैसे ये और ये, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि ये दो पार्ट्स पे कट कर रहा है तो दो शेप्स, एक ऊपर बनेगी, एक ये ऊपर बन रही है, एक ये नीचे बन रही है, ठीक है, इस तरीके से ये भी बन सकती है और ये भी बन सकती है, इधर और इधर ऐसे भी बन सकती है, ठीक है। तो अब मैंने आपको सारी फिगर्स के बारे में बता दिया, इस टाइप की ये फिगर्स क्रिएट हुई है। देखो स्टूडेंट्स ये सारी फिगर कहाँ से क्रिएट हुई है, कोन्स से क्रिएट हुई हैं, ठीक है। सो दैट्स वाई इन सभी फिगर्स को हम क्या बोलते हैं, कॉनिक सेक्शंस, मतलब कोन्स के ही पार्ट हैं कुछ ही, ठीक है। अब हम सारी फिगर्स को, देखो 4 फिगर्स हैं और इस चैप्टर की 4 ही एक्सरसाइजेस हैं, मतलब हर एक्सरसाइज में हम एक एक फिगर के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे सब कुछ। फर्स्ट एक्सरसाइज में सर्कल है, सेकंड में एलिप्स है, फिर पैराबोला और फिर हाइपरबोला, इस तरीके से आएगा ये, ठीक है। सो फर्स्ट आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द सर्कल। सर्कल के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि किस तरीके की इसकी इक्वेशंस है और सब क्या है। सर्कल के बारे में थोड़ा बहुत आपने पढ़ा भी हुआ है, ओके। सो देखो नेक्स्ट एक और टॉपिक है डीजनरेट कॉनिक सेक्शंस। ये भी आपको वैसे वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है, बट फॉर द दिस टाइम CBSE ने ये वाला टॉपिक आपके सिलेबस में से कट कर दिया, ठीक है। इसका कुछ खास यूज़ भी नहीं था, बट CBSE ने ये कट कर दिया दिस टाइम, डीजनरेट कॉनिक सेक्शंस वाला पार्ट। सो वी आर नॉट डूइंग दिस पार्ट, ठीक है। वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द सर्कल्स, ओके। वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द सर्कल्स ओनली। तो सर्कल की डेफिनेशन आपने पढ़ी ही होगी, अ सर्कल इज अ सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन अ प्लेन दैट आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट इन अ प्लेन, ठीक है। तो हमने इस चैप्टर में ना जितनी भी फिगर्स के बारे में पढ़ना है ना, वो सारी की सारी फिगर्स के बारे में पढ़ना है इन द प्लेन।
इन द प्लेन का मतलब है कि हमने वो सारी फिगर्स को कोऑर्डिनेट एक्सिस में लेके आके फिर उसको स्टडी करना है, ठीक है। अब मैं आपको कोऑर्डिनेट एक्सिस में सर्कल के बारे में बताती हूँ कुछ, थोड़ा सा देखिए। हाँ जी, तो सर्कल देखो सर स्टूडेंट्स, सर्कल इज अ सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन अ प्लेन दैट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट इन अ प्लेन। सर्कल में क्या कहते हैं कि क्या होता है कि एक सेट ऑफ पॉइंट्स हैं प्लेन में दैट आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट इन अ प्लेन। एक सर्कल में क्या होता है कि एक हमने, ये देखो मैंने यहाँ पे ग्राफ पेपर लिया, मतलब कोऑर्डिनेट एक्सिस मैंने यहाँ पे बनाया, ठीक है। उसके ऊपर मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया। सर्कल किस तरीके से ड्रॉ किया है कि मैंने इस पे ना एक फिक्स्ड पॉइंट ले लिया। फिक्स्ड पॉइंट मैंने ये कर लिया कि इट इज़ अ फिक्स्ड पॉइंट, और देखो यहाँ पे लिखा हुआ कि फिक्स्ड पॉइंट जो होता है, फिक्स्ड पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, दिस इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल। फिक्स्ड पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, सेंटर, ठीक है। और इस फिक्स्ड पॉइंट पे एक मतलब इक्वी डिस्टेंट कुछ सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन अ प्लेन, मतलब कुछ यहाँ पे ना पॉइंट्स होंगे, ये देखो कुछ इस तरीके से अगर मैं पॉइंट्स यहाँ पे ले लूँ, ठीक है, एंड विच आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम दिस फिक्स्ड पॉइंट, विच इज़ इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम दिस फिक्स्ड पॉइंट, यानी कि जितने भी पॉइंट्स हैं उसका इस यहाँ पे देखो, ये मैंने यहाँ पे लिया, दिस इज अ डिस्टेंस ऑफ 3.1, ठीक है। 3.1 है, इसका डिस्टेंस भी 3.1, इस वाले पॉइंट से लोगी तब भी 3.1, इस वाले डिस्टेंस से लोगी तब भी ये 3.1 ही है, ठीक है। सो इट इज़ द सेट ऑफ, ये सारे पॉइंट्स को अगर मैं ज्वाइन कर दूँ, ठीक है, सारे पॉइंट को ज्वाइन कर दूँ, और ये सारे पॉइंट्स देखो स्टूडेंट्स क्या हैं, ये सारे के सारे पॉइंट जो है ना वो इस सेंटर वाले पॉइंट से इक्वी डिस्टेंट है। इक्वी डिस्टेंट का मतलब कि सेम है, यहाँ से भी 3.1 है, यहाँ से भी 3.1, यहाँ से भी, इन एवरी पॉइंट हर साइड से वो 3.1 ही है, ठीक है। इक्वी डिस्टेंट है, इक्वल है। सो यहाँ पे फिर से डेफिनेशन पढ़ो, अब आपको समझ आएगी कि सर्कल इज अ सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन अ प्लेन। सारे पॉइंट्स का एक कलेक्शन है, एक सेट है, ठीक है, इन अ प्लेन दैट आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट इन अ प्लेन, ठीक है। वो क्या है, एक फिक्स्ड पॉइंट से वो इक्वी डिस्टेंट है, और इस फिक्स्ड पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, सेंटर बोलते हैं। देखो लिखा हुआ फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ द सर्कल, एंड डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड रेडियस ऑफ द सर्कल। और जिस पॉइंट से वो इक्वी डिस्टेंट है, ये इक्वी डिस्टेंट वाला पॉइंट आपको पता है कि ये सारे पॉइंट सेम है, ठीक है। तो उस पॉइंट को आप क्या बोलोगे, जो सेम डिस्टेंस होता है, आपको पता ही है कि उसको आप क्या बोलते हो, रेडियस बोलते हो। ये आपको पता है कि ये यहाँ से भी एक सर्कल का रेडियस जिस मर्जी साइड से ले लो वो सेम ही रहता है। यहाँ से भी लो 3.1 है, यहाँ से भी 3.1, इन एवरी पॉइंट, हर पॉइंट से इसका डिस्टेंस जो है वो सेम है। सो द फिक्स्ड जो डिस्टेंस है सेंटर से, एक फिक्स्ड डिस्टेंस इक्वी डिस्टेंट है, उसको हम क्या बोलते हैं, रेडियस। यानी कि यहाँ से लेकर अगर मैं इस पॉइंट तक का लूँ तो दिस थिंग इज कॉल्ड व्हाट, रेडियस, ठीक है। तो ये तो हो गया सर्कल के बारे में, हमने स्टडी कर लिया। अब मैंने क्या किया है कि देखो अगर मैं, स्टूडेंट्स देखो आपकी बुक में भी कुछ इस तरीके से गिवन है, देख लो आपने, उन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ कि देखो ओ पॉइंट को सेंटर लिया, रेडियस को पी लिया उन्होंने, P1। तो दिस इज ऑल्सो P1, ये 2 पॉइंट ले लिए, P1 P2, जैसे मैंने यहाँ पे पॉइंट्स लिए ना, यहाँ पे ये वाले है ना, आप इसको कुछ ऐसा P1 P2 ले सकते हो, P1 P3 ले सकते हो, ठीक है। और आप लिख सकते हो कि O से लेके P1 का डिस्टेंस जो है विच इज रेडियस, और यहाँ से लेके O से लेके P2 तक का भी डिस्टेंस सेम है। जितना डिस्टेंस OP है, OP1 है, उतना ही OP2 है, उतना ही OP3 है। दिस इज द सेम, सो दिस इज द सेम एंड दिस इज द सेम रहेगा और कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। एंड ये सेम डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, रेडियस, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट्स, यही चीज़ मैंने, इन्होंने कोऑर्डिनेट एक्सिस में ले ली है, हमने सारे फिगर्स को हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस में स्टडी करना, ठीक है। देखो जैसे भी है, मैंने यहाँ पर भी एक सर्कल को ड्रॉ किया है, सर्कल को मैंने यहाँ पे कोऑर्डिनेट एक्सिस के ऊपर ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। तो इस सेंटर पॉइंट की जो कोऑर्डिनेट, स्टूडेंट देखो यहाँ पे C पॉइंट मैंने सेंटर में लिया है। आप यहाँ पे अंडरस्टैंड कर सकते हो कि C पॉइंट के कुछ कोऑर्डिनेट होंगे यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे इसको मतलब करने की कोशिश करूँ, देखो ये पॉइंट इधर से तो मेरे पास आ रहा है 4 पे, ठीक है, मतलब y एक्सिस 4 है, इसका x एक्सिस भी कुछ आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। सो जनरली मैं इसको कोऑर्डिनेट, इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट्स ले लेती हूँ H एंड K, ठीक है। आपकी बुक के अकॉर्डिंग भी H एंड K मैंने सेंटर के कोऑर्डिनेट्स ले ली, ठीक है। और इस पॉइंट का, एक पॉइंट का डिस्टेंस यहाँ पे, ठीक है, लेट इट बी पॉइंट P ले लेती हूँ, और इसका मैं कोऑर्डिनेट ले लेती हूँ x एंड y। आप समझ सकते हो कि इसकी कोऑर्डिनेट x एंड y क्यों आएंगे। देखो यहाँ पे अगर मैं कोशिश करूँ, यहाँ पे है 6 है x y का, और इधर है 5.5 है ना, नहीं इधर 6 है और y का 5.5 है, ओके। तो इस तरीके से है ना, तो इस तरीके से जनरली मैंने x और y पॉइंट ले लिया कि विच इज़ अ पॉइंट विच इज़ ऑन द बाउंड्री ऑफ द सर्कल, ठीक है।
P of x y is a point, any point on the circle. तो देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि given that CHK be the center and R be the radius of the circle, R be the radius of the circle and PXY be any point on the circle. ठीक है, तो by the definition CP is equals to radius, mod of CP is equals to radius. देखो मॉड ऑफ सी पी इक्वल टू रेडियस, मॉड मतलब कि रेडियस हम पॉजिटिव लेते हैं ना, इसलिए मैंने मॉड्यूलस ले लिया पॉजिटिव करने के लिए। ठीक है, अब हमने क्या करनी है कि हमने एक इक्वेशन ऑफ सर्कल जो है वो उसको डिफाइन करने लगे हैं, जिसके साथ हम बाकी सारे क्वेश्चंस करेंगे। इक्वेशन ऑफ सर्कल चाहिए मुझे भी यहाँ पे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स देखो इसके कोऑर्डिनेट है एच एंड के, इसके कोऑर्डिनेट है एक्स एंड वाई, और मुझे पता है कि इनका डिस्टेंस किसके इक्वल है, आर के इक्वल। तो बाय अप्लाइंग डिस्टेंस फॉर्मूला मुझे पता है कि डिस्टेंस फॉर्मूला किसके इक्वल होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, उसके ऊपर अंडर रूट। ठीक है ना, कुछ इस तरीके से अगर आपको याद हो तो वी हैव डन इन क्लास 10th एंड इन क्लास +2 ऑल्सो। ठीक है ना, कुछ इस तरीके से। और ये डिस्टेंस किसके इक्वल है, आर के इक्वल। ठीक है, अगर उसको मैं आर स्क्वायर ले लूँ, ठीक है, और x2 माइनस x1 यहाँ पे अगर मैं लगाऊँ तो आएगा x माइनस एच, लिख सकती हूँ x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर, इस तरीके से। सो स्टूडेंट्स दिस बिकम, ये जो मेरे पास आ गई है, दिस बिकम्स द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, इसको मैं बोलूँगी इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। ठीक है, और इसी इक्वेशन ऑफ सर्कल पे r मेरे पास क्या है, रेडियस है, ये आपने याद रखना है, क्वेश्चन में यही यूज़ होगा। और h एंड k मेरे पास क्या है, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हैं। ठीक है, और x और y क्या है, विच आर द पॉइंट्स, एनी पॉइंट ऑन अ सर्कल। x और y सर्कल के ऊपर कोई भी पॉइंट है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इस इक्वेशन को यूज़ करके हम बहुत सारे यहाँ पे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, देखो किस टाइप के क्वेश्चंस करेंगे, आपने खुद करने हैं अभी क्वेश्चंस इसके। देखो तो यहाँ पे लिखा हुआ कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल विद सेंटर 0 0 एंड रेडियस r। देखो अगर सेंटर यहाँ पे 0 0 है, इसका मतलब अगर ये इक्वेशन है, ठीक है, h एंड k सेंटर था, इसका मतलब h की जगह पे भी आप 0 पुट करोगे, k की जगह पे भी 0 पुट करोगे, तो क्या आ जाएगा आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो ये बन गई इक्वेशन दिस। ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द सेंट्रल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन। नहीं स्टूडेंट्स, इस इक्वेशन को हम बोलते हैं सेंट्रल फॉर्म। ठीक है, और इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। ये जो होती है ना ये वाली, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म, दिस इज द सेंट्रल फॉर्म, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, और नेक्स्ट एग्जांपल है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विद सेंटर दिस एंड रेडियस दिस। इक्वेशन ऑफ सर्कल बनानी है, सेंटर उसका ये गिवन है। देखो स्टूडेंट्स, सेंटर ये गिवन होने का मतलब क्या है, ये h का कोऑर्डिनेट है, ये k का कोऑर्डिनेट है। ठीक है ना, h और k हमारे पास सेंटर है ना, तो a को ये इसको ले लो h, इसको ले लो k, और r क्या है 4। नाउ पुट इन दिस इक्वेशन x प्लस, ये देखो h की वैल्यू क्या पुट करोगे, -3 है ना, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, x प्लस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, प्लस y माइनस k है, k की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 2, इसका मतलब y माइनस 2 का होल स्क्वायर, रेडियस है 4, रेडियस का स्क्वायर लेना, 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करके कंप्लीट भी लिख सकते हो, इस तरीके से भी लिख सकते हो, कंप्लीट भी लिख सकते हो, पूरा होल स्क्वायर को ओपन कर दो और एक इक्वेशन बना लो। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। ठीक है, सिंपली, वेरी सिंपल, इसके सारे क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। ठीक है स्टूडेंट्स, देखो यहाँ पे क्या गिवन है, फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल। देखो स्टूडेंट्स, एक इक्वेशन अभी दी हुई है, यहाँ पे आपको क्या था कि सेंटर आपको गिवन था, रेडियस आपको गिवन था, इक्वेशन आप बनाते थे। अब ऑपोजिट आ गया, इक्वेशन उन्होंने दी है, वो कहते हैं कि सेंटर और रेडियस आप निकाल के बताओ। ठीक है, सो देखो ये क्वेश्चन करने का एक मेथड होता है, आपने वही वाला मेथड यूज़ करना, मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ उस मेथड को, आप ध्यान से देख लो इस मेथड को एक बार। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप कैसे करोगे, सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल। दिस इज इक्वेशन इज गिवन टू यू, आपने सेंटर और रेडियस निकालना है। स्टूडेंट्स आई थिंक आपने क्लास 10th में एक मेथड होता था कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, आई थिंक आपने वो मेथड किया होगा। मैंने इस इक्वेशन को कुछ इस तरीके से लिख लिया। हम ये मेथड सेंटर और रेडियस निकालेंगे बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। स्टूडेंट्स आपको पता है कि इसकी जो होती है सेंट्रल फॉर्म होती है x माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर, वेयर h एंड k आर द सेंटर होते हैं। ठीक है,
और आर क्या होता है, रेडियस होता है। इसका मतलब मुझे कुछ भी करके इस इक्वेशन में से एच और के की वैल्यू चाहिए और आर की वैल्यू चाहिए, रेडियस की वैल्यू चाहिए। ठीक है जी। तो देखो ध्यान से, अगर स्टूडेंट्स अगर इस इक्वेशन को मैं कुछ इस टाइप में मतलब चेंज कर दूँ तो, ठीक है ना, इस टाइप में चेंज कर दूँ तो मेरे पास एच और के और आर की जो वैल्यूज़ आएंगी वही वैल्यूज़ मेरे पास सेंटर और रेडियस की होंगी। ठीक है ना। इसका मतलब मुझे क्या करना है, अब मेरा मोटिव क्या है, आई एम गोइंग टू चेंज दिस इक्वेशन इनटू दिस टाइप। ठीक है, ताकि मैं उसमें से एच और के की वैल्यू निकाल सकूं और रेडियस की वैल्यू जो है वो मेरे पास आ जाए। ओके, देखो इसका कैसे करेंगे हम इसको, और एच और के की वैल्यू निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या है, इसका होल स्क्वायर है, यहाँ पे भी इसका होल स्क्वायर है। इसका मतलब आई हैव टू अप्लाई अ मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ठीक है, वो मैं किस तरीके से अप्लाई करूँगी, देखो सबसे पहले आप क्या करो, एक्स वाले इकट्ठे कर लो टर्म्स। ठीक है, मैंने कांस्टेंट टर्म्स को इधर ले लिया, एक्स वाली टर्म्स इकट्ठी कर ली, वाई वाली टर्म्स इकट्ठी कर ली। ओके, देखो यहाँ पे मुझे, मैं चाहती हूँ कि इसका एक्स स्क्वायर का कुछ कंप्लीट होल स्क्वायर बन जाए और वाई का भी ऐसे कुछ कंप्लीट होल स्क्वायर बन जाए। तो कैसे बनाते हैं, उसका मेथड ये होता है कि आपने क्या करना होता है, एक्स का जो कॉफिशेंट होता है ना, एक्स का कॉफिशेंट उसके हाफ का स्क्वायर, यानी कि एक्स का कॉफिशेंट, सबसे पहले एक्स का कॉफिशेंट लेना है आपने। ठीक है, सो एक्स का कॉफिशेंट मेरे पास यहाँ पे क्या है, 8 है एक्स का कॉफिशेंट। ठीक है, उसका करना है आपने हाफ। ठीक है, तो अगर इसका हाफ करो, यानी कि 8 का हाफ अगर मैंने किया तो क्या आएगा, 4। ठीक है, अब हाफ करने के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है उसका स्क्वायर करना। ठीक है, स्क्वायर करोगे, 4 का स्क्वायर करोगे तो मेरे पास क्या आएगा, 16। ठीक है, एक्स का कॉफिशेंट, ठीक है, अगर यहाँ पे y है तो y का कॉफिशेंट लो गया। ठीक है, x का कॉफिशेंट लिया, ठीक है, उसका हाफ किया 4, हाफ का उसका स्क्वायर करना 16। अब क्या करना है आपने, 16 को ऐड कर देना और 16 को ही माइनस कर देना। आपको पता है कि एक टर्म को ऐड कर दो और उसी टर्म को माइनस कर दो तो आपकी पूरी इक्वेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है ना, तो मैं क्या कर रही हूँ, 16 यहाँ पे ऐड कर दिया और अगर स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं 16 माइनस कर दूँ, ठीक है ना, तो अब मैं क्या कर रही हूँ, 16 यहाँ पे माइनस नहीं लिख रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, 8 प्लस 16 इधर कर रही हूँ, मतलब -16 जो है ना इधर शिफ्ट कर रही हूँ, मतलब मैं यहाँ पर नहीं लिख रही हूँ। ओके, आप यहाँ पे भी लिख सकते हो, बाद में नेक्स्ट स्टेप में शिफ्ट कर लो या यहाँ पे लिख लो। ठीक है, इस तरीके से। आगे क्या है बेटा, ये वाला वाई स्क्वायर प्लस 10y, इसका होल स्क्वायर किस तरीके से बनेगा, देखो इसका होल स्क्वायर देखो स्टूडेंट्स किस तरीके से बनेगा, 10y है, इसका मतलब देखो 10y, कॉफिशेंट ऑफ y इज इक्वल्स टू 10 है। अब इसका क्या करना है, हाफ। ठीक है, हाफ किया, 10 का हाफ आया 5। ठीक है, हाफ का हाफ कर दिया, उसके बाद क्या करना है, स्क्वायर करना है जितना भी इसका, 5 का स्क्वायर करोगे 25, यानी कि आप इस पर 25 यहाँ पर ऐड कर दो और यहाँ पर करोगे तो वो बच्चे मतलब माइनस हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे -25 लिखोगे, इधर जाएगा तो वो +25 हो जाएगा, यानी कि मैंने एक बार 25 को ऐड कर दिया, एक बार मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, सो देखो अब आप ये कह सकते हो x² + 8x + 16। तो अगर मैं स्टूडेंट्स इसको लिख दूँ x + 4 का होल स्क्वायर, कैन यू अंडरस्टैंड कि x + 4 का ये होल स्क्वायर बन रहा है। ठीक है ना, और इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, y + 5 का होल स्क्वायर, कैन आई राइट इट एज दिस। ओके, सो इसको स्टूडेंट्स अगर मैं ऐड करूँ तो ये बन जाएगा 49। ठीक है, तो बच्चे देखो मैंने ये मेरे पास इक्वेशन गिवन थी, मैंने इसको इस फॉर्म में बना लिया। कैन यू कंपेयर दिस इक्वेशन विद दिस इक्वेशन नाउ, कर सकते हो ना कंपेयर, और इस इक्वेशन के साथ अगर कंपेयर करोगे तो आपके पास एच और के और आर की वैल्यूज जो है वो आ जाएंगी। ठीक है, सो नाउ आई एम गोइंग टू कंपेयर दिस इक्वेशन विद दिस इक्वेशन, मतलब जो हमारे पास बेसिक वाली इक्वेशन है ना उसके साथ कर रही हूँ कंपेयर मैं, कि y - k का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 49। ठीक है, कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विद दिस, क्या व्हाट आई गेट, देखो यहाँ पे देखो सबसे पहले पता क्या करते हैं, यहाँ पे दोनों चीज़ें जो है पॉजिटिव है, ये मेरे पास नेगेटिव है, तो मैं कुछ इस तरीके से लिख लूँ, x -4 का स्क्वायर +4 ही हो जाएगा। वो इसलिए लिख रही हूँ कि इसके साथ कंपेयर हो जाए हमारे। ठीक है, -5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, नहीं यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स r²। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं 7 का स्क्वायर लिख लूँ तो कैन आई कंपेयर इट नाउ। ठीक है ना, अब ये पूरा कंपेयर हो रही है ना इक्वेशन। ठीक है, यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे आर का भी स्क्वायर है। ठीक है, तो इसके साथ बाय कंपेयरिंग विद दिस इक्वेशन, एच मेरे पास क्या आ जाएगा, -4। ठीक है, के मेरे पास क्या आ जाएगा यहाँ से -5 और आर मेरे पास क्या आ जाएगा 7। ठीक है, सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर आर एच एंड के मेरे पास क्या है, -4 -5। ठीक है,
और आर की वैल्यू क्या है 7, तो यही मुझे निकालना था सेंटर एंड रेडियस। ठीक है, ये सेंटर आ गया और ये रेडियस आ गया मेरे पास। ठीक है, देखो स्टूडेंट्स, इसमें क्या मैंने अप्लाई किया है, इसमें मेनली आपने ये कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला जो है मेथड वो अप्लाई करना है। इजी है मेथड, इस तरीके से अप्लाई करके आप इसकी ये वाली फॉर्म बना लीजिए और इस फॉर्म से कंपेयर करके आपके पास सेंटर और रेडियस की वैल्यूज जो हम आ जाएंगी। ओके, तो स्टूडेंट्स अभी ये वाला पार्ट कीजिए। ठीक है, सो इसके बेस पे स्टूडेंट्स आपके आई थिंक सो ये देखो ये क्वेश्चंस हो जाएंगे टिल 9 क्वेश्चन आप कर सकते हो, स्टेटमेंट वाले नहीं, 1 से लेकर 9 क्वेश्चन तक आप ये क्वेश्चंस कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ दिस लेक्चर। ओके, सो सॉल्व दीज क्वेश्चंस, वी विल प्रोसीड द नेक्स्ट इन द फर्दर क्लास। ओके, थैंक यू सो मच।